अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो हम कहते हैं जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया हो और आप एज एन एक्सपर्ट कहीं पर आते हो इंटरव्यू दे रहे हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह लोग आपको फॉलो कर रहे हो और कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जो कि उनके पास जाते हुए इनकार कर सकता हो। ऐसा अच्छा, ये गुण उनके पास है कि बहुत से सेलिब्रिटीज़, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स, बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत से लोग जो कि नहीं खुल रहे होते किसी के सामने, बट ही इज़ हैविंग दैट कैपेबिलिटी, या वो शायद एक ऐसा कंफर्ट जोन क्रिएट कर देते हैं कि आप शेयर कर देते हैं। टेक्नोलॉजी के माहिर हैं जी, ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, लेकिन अब जो है अपना पॉडकास्ट अभी काफ़ी अरसे से अपना पॉडकास्ट रन कर रहे हैं, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और सोशल मीडिया के हवाले से आप वैसे एक बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। जी जी, वो मैं करूंगा, आगे करेंगे, सवाल करेंगे। हाँ, वो सवाल करेंगे। हाफिज अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। शुएब के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। शुरू भी कर लूं? हाँ, उससे शुरू करते हैं, उसके बाद ही तो आगे बात करेंगे। मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, माशाल्लाह हजारों लोग आपको फॉलो करते हैं, क्या कोई एक भी इस काबिल नहीं है कि आप उसे फॉलो करें? आपने किसी एक को फॉलो नहीं किया हुआ। You're following zero। अब ये देखिए कितना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास एक और अकाउंट है जहाँ से मैं सबको फॉलो करता हूँ। अच्छा, वैसे अगर देखें हम अमूमन हम ऐसे काफी सेलिब्रिटीज को देख रहे होते हैं जिनकी जीरो फॉलोइंग होती है, मतलब सॉरी जीरो किसी को फॉलो नहीं कर रहे होते और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो ज़ाहिर बहुत ज्यादा होते हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक होती है? नहीं, असल में मसला ये होता है कि अगर इस मेन अकाउंट से 2-3 को फॉलो कर लेना, ये एक को भी दिल करता है करने को, ठीक है, तो वो जो यार मुझे भी फॉलो करें, फिर मैं लॉजिक देता हूँ यार देखे मैं किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली उससे बचने के लिए अलग एक अकाउंट है जहाँ से सब पे नजर होती है कि कौन क्या कर रहा है। वैसे हम यही सोच रहे थे ना कि शाहरुख खान तक उन्होंने फॉलो किया हुआ है कुछ लोगों को, चाहे 8-10 लोगों को, लेकिन शाहरुख खान ने भी फॉलो किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, बस यही रीजन है कि अलग एक अकाउंट है, वहाँ से देखते रहते हैं। चलें, जबरदस्त। आप बताएं जिंदगी कैसे चल रही है? ज़बरदस्त, अल्लाह का बहुत करम है। ग्रेट, मज़े। अच्छा, मैं हर शख्स से ज़रूर एक सवाल करता हूँ जो कि किसी एक पीक पर पहुंचा और ज़रा उसका एक सफ़र जारी होता है। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अल्लाह का करम होता है। बेशक लोग ये कहते हैं कि मैं असराय मजाक भी बात करता हूँ कि जब कामयाब हो जाता है तो घर में एक पुरानी सी गाड़ी खड़ी करते हैं कि दादा अबू की होती थी, वो चाहे गाड़ी के नीचे आके फौत हुए हों या सारी ज़िंदगी गाड़ी में ना बैठे हों, एक गाड़ी फिट की हुई कि दादा अबू की। भाई मेरे दादा अबू के पास कुछ भी नहीं था, साइकिल भी नहीं थी, अल्लाह ने करम कर दिया। तो पहली चीज़ ये है कि नस्ल दर नस्ल कुछ नहीं चला आ रहा, अल्लाह ने करम कर दिया। और यही चीज़ें देखें, अभी आप शदीद गर्मी के अंदर देखें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की सड़कों पे मजदूर काम कर रहे होते हैं ना। मैं उस सक्सेस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मैं इस्लामिक टॉपिक को नहीं छोड़े, हम दुनियावी सक्सेस की बात करें तो वो क्यों नहीं कामयाब होता, वो क्यों नहीं पैसे कमा पाता, वो क्यों नहीं मशहूर होता, हालांकि वो हमसे कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इस पे अल्लाह के करम को जब आप मानेंगे ना, होता सब पे, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, तो मैं आपको बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ कि सिर्फ अल्लाह का करम है, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। लेकिन आपने गोल्स कैसे सेट किए थे कि ये गोल है आपका? आई स्टिल रिमेंबर, मैंने पीटीवी पे आपका एक इंटरव्यू किया था, आपको अगर याद हो, बहुत पुराना, बिल्कुल मुझे अच्छे से उस टाइम पर आपने पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं किया हुआ था। अभी आप मेरा ख्याल है एज अ ई कॉमर्स एक्सपर्ट आप 1.5 ईयर हुआ मुझे पॉडकास्ट स्टार्ट किए हुए। हाँ, 1.5 साल हुआ उस टाइम पे। अच्छा, क्या गोल स्टार्ट से सेट किए थे कि मुझे फेमस होना है या मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, अपना कोई इनिशिएटिव लेना है? नहीं, ऐसा सच कोई गोल भी सेट नहीं थे, क्योंकि जिस तरह की मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, मेरे लिए वही बहुत बड़ी कामयाबी थी जो मैं ई कॉमर्स में कर रहा था। मैं बहुत बड़ी सक्सेस थी। मेरे फादर की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो कभी साइकिल खरीद लें, कभी टेप रिकॉर्डर खरीद लें और रिस्ट वॉच, ये 3 उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिशें थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जब अल्लाह ने इससे कहीं आगे दे दिया तो उससे आगे कुछ सोचा भी नहीं था। पॉडकास्ट का ये हुआ था कि मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया था एज अ गेस्ट। अब उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन वो दोस्त था, तो वो तकरीबन 2.25 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन वो चला नहीं सका। उसमें कुछ बातें ऐसी डिस्कस हुई कि वो कहता भाई मैं तो नहीं चला सकता। अच्छा। वहीं से मुझे ख्याल आया कि मेरे पास टीम ऑलरेडी थी, मैं ऑनलाइन काम कर रहा था, मेरे पास एडिटर भी था, एसईओ वाला भी, तो सारे सब टीम तो ऑलरेडी थी। मैं ऑफिस आया और आते ही मैंने एक लड़के को बुलाया, मैंने कहा जाओ यार मार्केट से ना माइक लेके आओ, साउंड सिस्टम लेके आओ, कल से हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। ओके। तो क्योंकि मैं टेलीविजन पे तो ऑलरेडी जा रहा था, इसलिए कुछ पीआर तो थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वहीं से फिर स्टार्ट किया और अल्लाह ने करम कर दिया। मेरे ख्याल सेकंड या थर्ड पॉडकास्ट जो थी ना, वो न्यूज़ का हिस्सा बन गई थी। सही। वो जवाद अहमद के साथ थी। बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा जी आप कॉन्सर्ट में नजर नहीं आते? कहते मुझे बुलाते ही कोई नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते वो जब से मैंने फलां बंदे के खिलाफ बोलना शुरू किया लोग मुझे नहीं बुलाते। अच्छा, तो उस बानी पीटी आई, नाम नहीं, उन्होंने कहा जब से उनके खिलाफ बोला है मेरे कॉन्सर्ट बंद हो गए हैं। तो ये न्यूज़ बन गई। अगले दिन तमाम जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जितने ऑनलाइन पेपर्स हैं, तो उसके बाद फिर चल अल्लाह का चल। अच्छा, थोड़ा सा अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें,
इस वक्त जिस तरह हम AI की बात करते हैं या हम डिफरेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र करते हैं, व्हाट डू यू थिंक आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी का रोल है, जिस तरह उसने रिप्लेस किया काफ़ी चीज़ों को, यही एंटिसिपेट किया गया था इस दौर से मुताल्लिक? जैसे अब आज से मैं 5, 10 साल, 15 साल पहले की बात करूं कि अच्छा 2024-25 में ये होगा, Was that anticipated, do you think? शोएब भाई, ये था भी, लेकिन हमारे यहाँ ना एक मिसकंसेप्शन है, हम शायद ये सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानों को रिप्लेस कर देगी। नहीं, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं होगा। नॉट एट ऑल। ये उन इंसानों को रिप्लेस करेगी जो काम नहीं करते, जो निकम्मे इंसान है उनको रिप्लेस करेगी। सही है। जो काम देखें, चैट जीपीटी, AI को भी कोई इंसान चाहिए जो उसे कमांड देगा। ट्रू। अभी कल मेरा एक दोस्त से गपशप हो रही थी, वो कहते हैं यार कंटेंट राइटर्स का जो है वो करियर खत्म हो गया चैट जीपीटी से। मैंने कहा नहीं खत्म हुआ, वो तो बल्कि उससे हेल्प लेंगे। हेल्प ले। चैट जीपीटी से अभी आप कोई कंटेंट लिखवाएं, वो कभी भी उस जैसा नहीं लिखेगा जो एक ह्यूमन लिख सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप फिर उसे कमांड देंगे, ये सेकंड पैराग्राफ में ये चेंजिंग कर दो, थर्ड में ये कर दो। कमांड तो आपने दी, वो आपका असिस्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप चलेंगे तो आप मजे करेंगे। कंटेंट राइटर्स का जो 4 घंटे का काम था वो 40 मिनट में होना शुरू हो गया। स्मार्ट वर्क हो रहा है, स्मार्ट वर्क हो अच्छा गया, काम लेकिन हो रहा है। टेक्नोलॉजी कभी भी इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती है। ओके, नहीं, लेकिन मैं सवाल मैंने इसलिए भी आपसे किया क्योंकि मैं अगला सवाल ये करना चाहता था कि हम फ्यूचर में क्या देख रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट AI एंड दीज टेक्नोलॉजीज के, क्या रोल प्ले करेंगे ये बहुत खतरनाक चीज़ है शोएब भाई। आप लोगों ने शायद देखा हो YouTube पे आतिफ असलम की नाते हैं। बिल्कुल। और जो कि आतिफ ने नहीं पढ़ी, आतिफ को पता भी नहीं कि मैंने ये नाते पढ़ी हैं। AI इतनी खतरनाक चीज़ है कि AI को आतिफ की आवाज़ दी गई और उसको नाते दी गई, उसने आतिफ की आवाज़ में नाते पढ़ ली। कोई बंदा नहीं पहचान सकता। आप नहीं, बहुत ज़्यादा आप फोकस करें, गौर से सुने तो आपको पता चलेगा। अब ये इतनी खतरनाक चीज़ है, आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ AI को दे, उससे कोई भी वॉइस नोट बनवा लें। आप किसी को कोई वॉइस नोट कर रहे हो, मैं किसी को कर रहा हूँ, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये जितना हम इसको समझ लें ना कि इंसानों के लिए फ़ायदा मंद है, उससे ज़्यादा नुकसान। अच्छा, आपने देखिए इतनी प्यारी एग्जांपल दी, बात समझा भी दी कि जब ख़तरनाक की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि डीप फेक है, बहुत से ऐसी वीडियो। जी, मैं भी डीप फेक पे भी आ रहा था। बिल्कुल, वो AI है। AI है। इस पर हम क्या करें? एथिकल यूज़ ऑफ AI पे तो काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ तो किसी चीज़ पर काम नहीं हो रहा। यहाँ किसी चीज़ पे नहीं हो रहा, तो एथिकल वैल्यूज़ पे क्या होना है? तो मेरे ख्याल में अगर किसी नौजवान को ये है कि मैं AI में चला जाऊँ और मैंने जाके ये काम करना है, भाई तुम फिर AI ना सीखो, ये आपके लिए नहीं है। AI भी सिर्फ पढ़े लिखे और अक्लमंद और बाशऊर लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। बहुत खतरनाक चीज़ है। और देखिए अभी डीप फेक जितनी आ चुकी है, कल को कुछ भी हो सकता है, मेरे आपके साथ भी हो सकता है। ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है। आप नहीं फर्क भी नहीं कर सकते। ये भी बड़ी क्लैरिटी है आपके सामने। कुछ ओरिजिनल नहीं मिलेगी, आप नहीं कर सकते। आप किसी को नहीं साबित कर सकते कि ये फेक है। और उसके बाद ये भी होता है अहमद कि अक्सर आप उसको साबित करने की कोशिश, आपके पास प्रूफ भी होते हैं, कोशिश करें, किस किस को क्या क्या समझाएंगे। अब देखें, ये बात आप सिर्फ पढ़े लिखे आदमी को समझा सकते हैं। डीप फेक जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है वो कहेगा नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए इस पे ऑफ कोर्स कोई ना कोई कानून साजी होनी चाहिए। वो ज़रा किसी लेवल पे हो नहीं रही है, किसी लेवल पे अभी तो नहीं हो रही, लेकिन होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो एटलीस्ट उसकी चीज़ें तो सामने आ सके। बिल्कुल ऐसे कि ये फेक था और आने वाले जो लोग हैं उनमें से चले किसी के साथ ऐसा ना हो। ठीक हो गया। अच्छा चले जी, कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट, मैं चाहूँगी उस पर भी हम थोड़ी सी बात करें। बिकॉज देखिए, मैं इस वजह से बात कर रही हूँ कि बहुत सारे इस वक्त हमें यंगस्टर्स देख रहे हैं और हम देख रहे होते हैं हर कोई एक स्टार्ट करना चाह रहा होता है। आपने बताया कि पहले या दूसरा वो न्यूज़ का हिस्सा बन गया था आपका जो इंटरव्यू था, बट बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट, बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं ऑब्वियसली, लेकिन पॉडकास्ट उनका उस तरह से हिट नहीं जा रहा होता, वो व्यूज़ उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होता जो उन्होंने एंटिसिपेट किया हुआ होता है। कैसे स्टार्ट किया जाए? आपने कैसे स्टार्ट किया था? उस टाइम पर आपने कितना बजट इन्वेस्ट किया था? और इस वक्त जो लोग शुरू करने लगे वो किस तरह से कितनी इन्वेस्टमेंट करें? अच्छा, मैंने उस वक्त बजट नहीं लगाया था क्योंकि मेरे पास पहले भी कुछ ना कुछ, तब मेरे एग्जैक्ट 267 के फॉलोवर्स थे फेसबुक पे। अब 2.5 लाख से ऊपर मेरी तब भी फॉलोइंग थी। कुछ मैं टेलीविजन चैनल्स पे जाता था ई कॉमर्स की बात करने, तो उसका सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, जो मुझे यहाँ पे अल्लाह का करम ही है, उसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि मैं गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। माशाल्लाह, ये मेरे ख्याल है व्यूअरशिप की सबसे बड़ी वजह है। अब मैं किसी भी गेस्ट को मेरी टीम अप्रोच करती है ना, कोई बंदा रिफ्यूज़ नहीं करता। माशाल्लाह, वो कहते हैं कि जी ठीक है हम आ जाएंगे। वो उन्होंने पहले कहने को सुना होता है, देखा होता है कि मैं उन्हें कहता हूँ बड़े से बड़ा गेस्ट भी, ऐसे ऐसे गेस्ट के जो बातें नहीं बताते, नहीं खुलते, उन्हें मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं। यही सवाल था। हाँ, इस पे बताएं, करते क्या उनके साथ आप? उन्हें सिर्फ इतना कहता हूं कि आपने तसल्ली से बात करनी है, जो वीडियो आपको बाद में दिखाई जाएगी, जो चीज़ आप कहेंगे वो कट जाएगी, और मैं वो वाकई ही काट। अच्छा, ऐसे होता है कि पहले लोग शेयर कर दें और उसके बाद में उनकी मर्जी अगर वो कहते हैं तो आप उन चीज़ों को कट कर देते हैं? मैं उन चीज़ों को कट कर देता हूँ। फिर भी इतना कंटेंट आता है।
फिर भी अच्छा, अब जब मैं ये बात कहता हूँ ना तो इस बात कहने से इंसान बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। हाँ। और फिर वो इस बात से इतना खुश होता है, जो उससे रिस्पेक्ट मिलती है, वो कहते हैं यार ठीक है तुम चला लो बस जो भी है। बहुत सी ऐसे, अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो चौथी शादी थी ना, वो भी ऐसे ही थी। मैंने पूछा जी चौथी शादी का इरादा है, कहते मेरी हो चुकी है चौथी। अब पॉडकास्ट होगी, बाद में उनके कॉल है यार वो काट देना, मेरी भी तीसरी बीवी को नहीं पता मैंने चौथी कर ली है। तो मैंने कहा मैं काट दूंगा, या फिर मैं वेट करता हूँ। मैंने कहा फिर ये ना हो कि आप कहीं और ये न्यूज़ दे दें तो फिर। तो उन्होंने कहा अच्छा वेट करो। 2-3 हफ्ते के बाद हमारी आपस में बातचीत, उन्होंने कहा अब तुम चला लो। बीवी को फिर मैंने चलाई नहीं, बीवी को नहीं बताया। अच्छा। उनके बाद में कॉल है कि आपकी पॉडकास्ट से उन्हें पता चल गया कि मैंने कर लिया, लेकिन उन्होंने पहले ग्राउंड बना ली थी। बहुत थोड़े से कंट्रोल में कर बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो गेस्ट आके ओपनली बता के जाते हैं। बहुत से ऐसे वाकयात हैं। मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उनकी लाइफ के कुछ ऐसे वाकयात हैं जो कभी पब्लिक में नहीं आए थे, लेकिन उनकी शफकत है, वो शफकत फरमाते हैं। तो मैं उनके पास गया, 2-3 बातें जो मुझे पता थी, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं उनके साथ फैमिली के, मैंने कहा ये कैमरे के सामने मैंने वाकया सुनने हैं आपसे, सुनाए उन्होंने। तो उन्होंने फिर सुनाए। अहमद, बात करने का अंदाज भी, सवाल करने का अंदाज भी शायद मैटर करता है। एक तो कंफर्टेबल करना के बाद में काट देंगे तो जाहिर है उस टाइम पर लोग शेयर भी कर देते हैं। एंड देन द वे यू आस्क, क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्या वो भी उस टाइम पे मैटर कर रहा होता है? उस टाइम पे मैटर कर रहा होता है। फिर यह है कि मैं इंटरप्ट नहीं करता ना गेस्ट को, तो मैं एक सवाल पूछ के चुप करके बैठते। तो मुझे अक्सर लोग इस पे तनकीद भी करते हैं कि यार तुम क्रॉस टॉक किया करो उन्हें। मैंने कहा यार मेरा ये फॉर्मेट नहीं है। मैं आपको एक और मजे की चीज़ बताऊं, एक गेस्ट के साथ मैंने पॉडकास्ट की, अब वो काफ़ी वायरल चलेगी। वो जो बातें थी ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उसकी मैं डिटेल, वो जो बातें थी उसका किसी ने रिबर्टल करना था। अच्छा। मुझे एक बंदे ने रब्ता किया, उसने कहा कि मैं इस बंदे की ने जो आपकी पॉडकास्ट में बातें की, इसके अगेंस्ट मैंने ये बातें करनी है, मेरे पास इसके ना प्रूफ के साथ जवाब है। ओके। 500 से शुरू हुआ और $3500 पे गया, उसने मुझे ऑफर की। मैंने उसे कहा मेरा ये फॉर्मेट ही नहीं है कि मैं एक गेस्ट पहले आ गया, मेरी पॉडकास्ट में जो गेस्ट आ गया जिंदगी भर उसके खिलाफ कोई बंदा मेरी पॉडकास्ट में आके नहीं बोल सकता। मेरा ये फॉर्मेट नहीं है। अच्छा। वो झूठ बोल गया या सच बोल गया, जो बोल गया बस उसकी रिस्पेक्ट है। कोई लड़ाई नहीं करानी। हाँ, आप अपने प्लेटफॉर्म पे उसको जवाब दे दें, आप यूट्यूब पे बैठे, आवर प्लेटफॉर्म। लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म इस काम के लिए नहीं है। तो अच्छा, ये इतने अच्छे प्रिंसिपल्स आपने जो सेट किए हैं, नॉर्मली हम नहीं देख रहे होते। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि शायद यही चीज़ अब रह जाएगी, यही चीज़ बच जाएगी। ऐसा कंटेंट, ऐसा रवैया, ऐसा मिजाज कि जिसमें आप इतने प्रिंसिपल्स के साथ चलें। बट जनरली जो हम देखते हैं कि जिससे पहले हमने बात की एथिकल वैल्यूज़ की, नॉर्मली जब हम देखते हैं यूट्यूब पे, किसी भी कंटेंट क्रिएशन पे हम देखते हैं, नहीं ख्याल रखा जा रहा होता, ना वैल्यूज़ का, ना प्रिंसिपल्स का, ना अंदाज का, ना मिजाज का। सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छी नहीं होती। ये कैसे आपने मेंटेन किया? अच्छा, एक चीज मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी, जैसे कॉन्टेक्स्ट अक्सर चेंज कर दिया जाता है ना, कि बात गेस्ट ने बात में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, एक्सप्लेनेशन को काट दिया जाता है। वो जो एक लाइन होती है ना, वहां तक बस कट लगा के आपने व्यूज के लिए एडिट करके, और उसी को आपने जी डिस्क्लेमर और वो आप हाईलाइट करना शुरू कभी नहीं किया। इवन ये काटना तो और बात है, जो फ्रेम में ऊपर लाइंस होती है ना, तो लाइंस में खुद ही लिखता हूँ। कभी कभार मैं अपनी टीम से कहूँ कि यार मैं बिजी हूँ, लाइंस लिख दूँ, तो मैं उस पर मैंने कहा यार ये लाइन में ना ग्रे एरिया है, ये सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, हमने ये भी नहीं करना, हमने वो लाइन लिखनी है जो एग्जैक्ट अंदर बात हुई है। कहा है किसने? वो और ऐसे ही होता है। अच्छा, असल में नए आने वाले को जो आपने पूछा ना, और इन्वेस्टमेंट का शुरू में ठीक है थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% पेड गेस्ट भी फ्री में आते हैं। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब PR आपको इतनी दी है, एक प्लेटफॉर्म भी अच्छा है। हमारे लोग करते ये हैं कि किसी बंदे को उठाते हैं, वो जो आपने बात की साको सबाक से हट के बातें की, एक बंदे को जलील करके उन्होंने मिलियन व्यूज ले लिए। हाँ। लेकिन उन्होंने 100 गेस्ट जाया कर दिया, उसके बाद उनके पास कोई नहीं आएगा। ये रीजन है वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। अगर वो इज्जत देंगे तो फिर आपको इज्जत मिलेगी, फिर गेस्ट भी आपके पास आएगा। आपका एक इंटरव्यू वो तो वायरल हो जाएगा, वो गेस्ट तो आपके पास आ गया, एक उससे भी आपकी बिगड़ गई, और उसके अलावा जो फर्दर आने वाले हैं वो लोग आना ही नहीं पसंद, वो रिलक्टेंट हो जाएंगे। मेरी पॉडकास्ट में जो एक दफा आ गया वो मेरा दोस्त बन के गया। आपसे तो मिलने के बाद वही दोस्त बन जाता है। मस्त से पहले नहीं भी थे तो वो बड़े कंफर्टेबल हो गए। अच्छा, इतने लोग आपको पसंद करते हैं, आपके पॉडकास्ट को फॉलो करते हैं, आप भी किसी को पसंद करते हैं? किसी के पॉडकास्ट को देखते हैं, सुनते हैं, जो कि आपको लगता है यार ही इज डूइंग और शी इज डूइंग गुड जॉब एंड कंटेंट? हाँ, वो मेरा दोस्त ही है, अहमद फौजान। ओके, वो बड़ी अच्छी पॉडकास्ट करता है, लाहौर में होता है। और उमर सलीम को मैं देखता हूँ, उनका बड़ा अच्छा होता है वो, उसके मुझे खास वो जो करैक्टर बिठाता है ना, 10-15 मिनट के, तो वो बहुत ही क्लास के होते हैं उसके। मैं उसको बड़े शौक, बल्कि आज हमारी मुलाकात थी, वो लाहौर में है और मुझे इत्तफाकन इस्लामाबाद आना पड़ा, तो मैं उससे बताऊंगा कि यार वर्चुअल मुलाकात से ही। हाँ जी, तो अभी तक हमारी कभी मुलाकात नहीं, लेकिन फोन पर रब्ता रहता है। उसका बहुत अच्छा कंटेंट है और अहमद फौजान का। मतलब नया क्या करना चाहते हैं कंटेंट के हवाले से? अगर मैं बात करूँ, 1.5 साल आप बता रहे हैं हो गया, वो एक आपका फॉर्मेट है, प्रिंसिपल्स उनको लेके चल रहे,
अब आगे नया क्या करना है? नया मैं अभी करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं अभी रिसेंटली जॉर्डन गया था। ओके। तो मेरा वो फर्स्ट टूर था जॉर्डन का। वहाँ पे जाके मैंने जो रिच इस्लामिक हिस्ट्री देखी, सहाबा कराम की कब्रें और इस तरह, तो वहाँ से मुझे शौक पैदा। मैंने वहाँ पे किए भी कुछ व्लॉग्स। ओके। तो नया मेरा प्लान है इंशाल्लाह कि मैं सहाबा सीरीज़ शुरू करूँगा अभी ईद के बाद इंशाल्लाह। हर एक सहाबी की पूरी ज़िंदगी, कब पैदा हुए, इस्लाम कब लाए, कितनी जंगें लड़ी, क्या हुआ, कितने बच्चे थे, शादियाँ, वफ़ात या शहादत कहाँ पे हुई। तो ये मेरा एक नया प्लान है इंशाल्लाह कि हफ्ते में एक एपिसोड घंटे डेढ़ करेंगे, रिसर्च बेस्ड, यानी मैं जो बोल रहा हूँ साथ रेफरेंस आ रहा होगा। तो इस तरह का एक प्लान है कि चलें ये तो हो ही रहा है तो साथ को ये पॉडकास्ट चलता रहेगा साथ। पॉडकास्ट चलता रहेगा। क्योंकि जब हमने देखा स्पेशली इसी टाइम पे कि अब बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट होना शुरू हो गए, तो लोगों ने सोचा कि अब चूँकि सेचुरेशन हो जाएगी तो कुछ और करते हैं। उस पर आपकी राय शायद ये है कि नहीं, कंटेंट चेंज होना चाहिए? नहीं, मैं सैचुरेशन को मानते नहीं शुएब भाई। अच्छा। मैं आपकी और इनकी एग्जांपल देता हूँ। Okay. आप भी जाते हैं हेयर ड्रेसर के पास, आप जानते होंगे ऐसे हेयर ड्रेसर को कि जब जाएंगे अल्लाह को उनसे फारिग बैठा होगा। हाँ। लेकिन आप क्यों उसके पास जाते हैं अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके? लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती हैं, आप ऐसी पार्लर वाली को जानती हैं जो घर पे आके काम कर देगी और कम पैसों में, फिर भी आप प्लान करके जाती हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके जाती हैं, आप वेट करते हैं क्योंकि काम आता है। क्वालिटी मैटर्स। तो सैचुरेशन कभी भी किसी मार्केट में नहीं होती। मुझे बच्चे कहते हैं ऑनलाइन में जी सैचुरेशन होगी, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने कहा कोई सैचुरेशन नहीं है भाई, क्वालिटी मैटर्स। अगर आपके पास क्वालिटी है, आप 500 का काम 10,000 में करो, फिर भी आपके पास लाइन लगी होगी। क्वालिटी नहीं है तो आप 100 में भी करेंगे तो कोई नहीं आएगा आपके पास। वो करें जो दिल कह रहा है या वो करें जो मार्केट की जरूरत है? वो करें जो दिल कह रहा है, क्योंकि जो दिल कह रहा है आप उसके अंदर भी पैसा बना सकते हैं। जो आपका पैशन है ना, मार्केट की जरूरत। अब एक बंदा कहता है जी ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत पैसा है, अगले दिन उसको मोबाइल ऐप डेवलपर मिलता है, वो कहता है यार छोड़ो इसमें पैसा, अब वो उसके पीछे लग जाता है। ठीक है। अगले दिन उसे मिलता है, वो कहता है यार एआई में बहुत पैसा है। तो वो बंदा कहीं से पैसा नहीं बना सकता जो हर तीसरे दिन अपना ज़हन तब्दील कर रहा है। और फिर उसके बाद पैसा आपको फॉलो करेगा। आप अपने आप को देखें कि मेरा शौक किसके अंदर है, आप उसके अंदर पैसा बना लेंगे। सबसे ज्यादा पैसा किस पॉडकास्ट से आया? ये नहीं पूछा कितना आया। नहीं पूछें आप जो मर्जी पूछें, किस गेस्ट को सबसे ज्यादा क्या दिए, जो मर्जी। सबसे ज्यादा किस गेस्ट से कितना पैसा और सबसे कम किस गेस्ट से कितना पैसा आया? सबसे ज्यादा मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पैसे कमाए थे। ठीक है। क्योंकि उनकी पॉडकास्ट वो चौथी शादी रिवील हुई थी तो वो फेसबुक पे 13.5 मिलियन पे गया था एक क्लिप। सारे क्लिप मिला के उनके मेरे ख्याल है कोई 50-60 मिलियन पे गए थे हर तरफ यूट्यूब। कितना पैसा कमाया उससे? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अमाउंट में 1 मिलियन से ऊपर कमाए थे उसे। 1 मिलियन से ऊपर एक पॉडकास्ट से आपने कमाया। सबसे कम किस गेस्ट से कितना कमाया? कम तो अब याद नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं जिस पे नहीं इतने बनते। असल में मैटर ये करता है कि आप लोगों को भी आइडिया होगा कि वीडियो कितनी देर देखी गई है। अब एक वीडियो है 1 लाख लोगों ने देखी, उस पर मेरे $50 बने हैं, और एक वीडियो है 1 लाख लोगों ने देखी, उस पर मेरा $500 बना। ठीक है। कहीं पे 100, 200, 300 तो। और मौलाना तारिक जमील साहब के पॉडकास्ट पे यानी ज्यादा पैसे इन पे बने, मुफ्ती तारिक मसूद और मौलाना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको लोग देर तक देख रहे होते हैं। तो सब अनपेड आए थे? ये तो सब अनपेड। अच्छा, कोई ऐसा गेस्ट जिसने बाद में कहा कि इतना तुमने कमाया मेरे पॉडकास्ट से, एक शेरदर हो जाए? नहीं, कभी नहीं। ये जो हज़रात है ना मौलाना वगैरह, ये तो इनको तो उल्टा पैसे खर्च होते हैं जब इनके पास जाते हैं। ये पुरतकल्लुफ़ खाना भी खिलाते हैं, तोहफा भी देते हैं, तो इनको तो उल्टा पैसे लग रहे होते हैं। सिर्फ शोबिज़ वाले और क्रिकेटर चार्ज करते हैं, लेकिन मेरे पास क्रिकेटर भी फ्री में है, शोबिज़ वाले भी फ्री में है। अच्छा, कोई एक ऐसा मेहमान जिसको आप, कोई ऐसा सेलिब्रिटी, कोई ऐसा शख्स जिसको आप बुलाना चाहते हैं लेकिन उसका रेट इतना हाई है कि अभी तक आप उसको बुला नहीं पा रहे? नहीं, कोई भी नहीं है। सबसे हाई आपको पता है शुएब अख्तर है, वो भी आ चुके हैं मेरे पास। सबसे ज़्यादा मैंने शुएब अख्तर को देखी है। आतिफ असलम बहुत पैसे लेते हैं। ओह हाँ, आतिफ असलम के साथ अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल हाँ। वो और जो मेरी ख्वाहिश थी ना जिनके साथ, वो थे अभी जो एक रहते थे वो अताउल्लाह ईसा खेलवी। ओके। उनका भी रेट बहुत है लेकिन फ्री में आया, हो चुका है रिकॉर्ड, अभी ईद के बाद चलेगा। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमेशा बात करके अच्छा लगता है।